मेहरबा एंड वेलकम टू इलियान अल करीम इन कॉन्वर्सेशन। हमारे आज के गेस्ट हैं मियां जुल्फिकार अहमद, एमडी मीज़ान ग्रुप। जुल्फिकार अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप ने इंटरव्यू के लिए एग्री किया और आप आज हमारे साथ हैं। कैसे हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का। थैंक यू इलियान फॉर हैविंग मी। ऑफ कोर्स। जुल्फिकार अंकल, पाकिस्तान कुकिंग ऑयल के हिसाब से, क्योंकि आप मीज़ान ग्रुप हेड करते हैं, उसका मीज़ान ऑयल एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो कुकिंग ऑयल के हिसाब से पाकिस्तान कितना सेल्फ सफिशिएंट है? जी पाकिस्तान जो है वो पाम ऑयल्स में तो लोकली कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है। पाम ऑयल्स तो मोस्टली इंडोनेशिया से आते हैं या मलेशिया से आते हैं। मलेशिया से जो है वो अराउंड आप कह सकते हैं 10% या 15% के दरमियान आता है। बाकी मेनली जो है इंडोनेशिया से आता है। ओके। जो सॉफ्ट ऑयल्स है वो कैनेडियन सीड है या यूरोपियन सीड है, कैनोला है या सोयाबीन इंपोर्ट होता है यूएस से। तो जो लोकली हमारे जो सीड्स हैं उसके अंदर कॉटन सीड जो है, कॉटन ऑयल जो हमें मिलता है वो जो है वो कोई इतना बहुत छोटा सा नंबर है, विच इज नॉट ओवर 5%, मे बी 4 और 5%, क्योंकि हमारे यहाँ नंबर्स भी इतने क्लियर नहीं होते लोकल प्रोडक्शन के। बहुत चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। मगर आप ये कह सकते हैं कि 97 या 98% जो है हमारा बेस हम इंपोर्ट पे ही करते हैं जो हमारे ऑयल्स हैं उसके लिए। इसकी कोई खास वजह है कि पाकिस्तान इतना इस डिपार्टमेंट में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है? क्या क्लाइमेट के इश्यूज हैं कि क्या हम ऑयल प्रोडक्शन के लिए, लाइक फूड ऑयल प्रोडक्शन के लिए हमारी क्लाइमेट इतनी अच्छी नहीं है? वजह क्या है कि हम 97% इंपोर्ट करते हैं? जी एक्चुअली जैसा पाम ऑयल्स है उसके तो क्लाइमेट डेफिनेटली इंडोनेशिया मलेशिया का बहुत सूटेबल क्लाइमेट है। यहाँ पे कुछ इलाकों में जो है वो कुछ ऐसा क्लाइमेट पाया जाता है जहाँ पे इसकी काश्त हो सकती है, मगर डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज होती हैं। और ये जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट है उसने चीज़ों को कुछ स्टडी करना शुरू किया है और उनकी जो डिस्कशन हो रही है वो ऑयल सीड जो एसोसिएशन है, जो इंडस्ट्री वाले हैं, उनके साथ हुई है, जिसके अंदर ऑयल सीड्स प्रीवियसली पाकिस्तान में काफ़ी बेहतर क्वांटिटी में होते थे। ऑयल सीड्स जो है उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो है वो फिर इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता। अगर लोकली हो आपके पास तो तेल भी मिल जाता है और उसके एक्सट्रैक्शन से आपको जो चिकन फीड के लिए जो फीड बनानी होती है या गाय वगैरह के लिए आपको वो फीड भी मिल जाती है। तो उसके वो अब ये कि वो सारा आपका इम्पोर्ट, ये गवर्नमेंट जो है वो उस पर कुछ काम कर रही है कि लोकली इसको कास्ट किया जाए, क्योंकि इम्पोर्ट बिल आपका बहुत बड़ा बिल है हमारा जो कि एडिबल ऑयल के लिए जो जाता है। तो आई होप कि ये गवर्नमेंट जो है इसको सीरियसली ले। जिन ममालिक ने इसके ऊपर काम किया है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और फिर वो पॉलिसीज जो है वो उसको मजबूती से लेके चलते हैं। फिर वो जो कास्ट कर रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ यूजुअली होता ये है कि कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यूसली चला नहीं पाती प्रॉपरली, जिसकी वजह से हम लोग यूजुअली इसको लेके नहीं चल पाते हैं। तो उम्मीद है कि देखते हैं कि क्या होता है। अब ये कह तो रहे हैं, होता है क्या देखते हैं। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन का पूरा इशू चल रहा है, उस वजह से कुकिंग ऑयल पे कितना इम्पैक्ट आया है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में? जी इस इशू की वजह से जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का है। और यूक्रेन जो है वो ऑयल सीड, सनफ्लावर ऑयल की जो सीड्स हैं उसकी बीट हो गया और बहुत सारी कमोडिटीज जो है वो एक्सपोर्ट करता है और बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो और रशिया भी जो है वो भी एक बहुत बड़ा डेफिनेटली एक्सपोर्टर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इन दोनों ममालिक के जब ये डिस्प्यूट, ये मसला शुरू हुआ है, तो उसके बाद से पूरी दुनिया में सप्लाई चेन इश्यूज पहले से प्रिवेल कर रहे थे और वो कोरोना से ट्रिगर हो चुके थे ऑलरेडी। वो जो है अब उम्मीद थी कि कुछ बेहतरी की तरफ जाएं, मगर इस वॉर ने जो है उसके अंदर और परेशानी का बायस बनी और मसाइल बढ़ गए हैं। और इसकी वजह से जो कॉस्ट हैं चीज़ों की वो बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, क्योंकि शिपमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाती हैं और जो है फूड की जो शॉर्टेजेस हैं वो दुनिया भर में, क्योंकि सप्लाई चेन इश्यूज हैं, माल पहुंच नहीं पाता वक्त पे, नए आपको कोई डील करनी हो डील हो नहीं पाती है, और अगर होती है तो उसके इश्यूज होते हैं। तो इनिशियली जो है वो मार्केट, क्योंकि कोरोना के बाद मार्केट बहुत बढ़ी थी कोरोना के अंदर ऑयल की,
और जैसे हम पाम ऑयल को अगर लेते हैं तो पाम ऑयल $2000 पे चले गया था, $500 पे था, वहां से $2000 पर टन पे चले गया था। और जो है वो फिर गिर के कोई हजार डॉलर पर टन के करीब आ गया था। तो अभी रिसेंटली जो है इस वॉर की वजह से दोबारा कोई $1100-1200 के करीब इस वक्त रेट आए हैं, दोबारा बढ़े हैं। और ये पूरी दुनिया पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ऑलरेडी लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कोई इतनी नहीं होती है। तो इंटरनेशनली जो हम लोग देखते हैं कि लोग इंटरनेशनली जो ममालिक है उसके अंदर मैं देख रहा था, इवन इंडोनेशिया जो कि प्रोड्यूसिंग कंट्री है उसके अंदर आम आवाम रोडों पे निकली है कि पाम ऑयल क्यों महंगा हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी आपने क्यों महंगा किया। और उन्होंने 1-1.5 महीना एक्सपोर्ट बंद किए हैं उनकी गवर्नमेंट ने कि हम लोकली प्राइस को जो है कंट्रोल करें। उन्होंने एक्सपोर्ट्स बंद किए इंडोनेशिया ने, तो जिसकी वजह से भी प्राइसेस के अंदर जो बहुत बड़ा जो जंप आया और गैप आया मार्केट के अंदर, तो वो एक बहुत बड़ी रीजन बनी है हमारे यहाँ। तो ये प्राइसेस जो हैं ये अब काफी बढ़ चुकी हैं। अब इसको टाइम लगेगा दोबारा अपनी एक रेंज में आने में। $500 वाले लेवल पे तो शायद ना जा सके, बट इन माय ओपिनियन 700-800 के लेवल पे आना चाहिए इसको। बिल्कुल। और हमने देखा कि पाकिस्तान में जिस हिसाब से कुकिंग ऑयल की प्राइसेस इतनी सिग्निफिकेंटली बढ़ी, और कुकिंग ऑयल अगर हम देखें तो वो हर फैमिली के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, ये खाने में इस्तेमाल होता ही है। तो उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट आपको लगता है कि हमने देखा हमारे लोगों पर, और इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? आपने जैसे कहा कि 700-800 तक आ जाना चाहिए, उसमें कितना टाइम लगेगा? जी, जो ये कहना तो खैर मुश्किल होगा कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जो दुनिया के अंदर जो हालात हैं उस पे यूएस जो है वो क्योंकि सबको लीड कर रहा होता है एक तरह से, तो वर्ल्ड सुपर पावर है, तो वो अब उसका वो किस तरफ लेके जाता है चीज़ों को। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो वॉर है जो लोग डिस्कस करते हैं, तो इसके अंदर जो है ये उनकी प्रॉक्सी वॉर है जो ये दो ममालिक लड़ रहे हैं जी। तो इस सूरत के अंदर जब हम चीज़ों को देखते हैं तो ये अभी कहना मुश्किल है कि कब ये नीचे आएगा। मगर ये है कि जो लोगों का आपने सवाल किया कि लोकली लोगों पे क्या इम्पैक्ट आया है, क्योंकि ये नेसेसिटी है, ये जो है ना ये वो प्रोडक्ट है कि जिसके बगैर किचन नहीं चल सकता। तो लोगों के ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे यहाँ मिडिल क्लास तो स्क्वीज हो चुकी है ना पाकिस्तान में बुरी तरीके से, और जो है बहुत इम्पैक्ट आया उन पे। तो वो लोग जो है वो ग्रेजुअली शिफ्ट हुए हैं कि जी हम लोग अगर कोई जो है वो महीने की खरीदारी कर रहा था, क्योंकि वो मिडिल से लोअर क्लास की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तो वो लोग शायद 10 दिन का ले लेते हैं अब महीने के बजाय राशन। और वो जो है अब डेफिनेटली अगर घर के अंदर इस तरह के क्राइसिस होंगे तो जो हालात लोगों के सुनते हैं, जहाँ गुर्बत है और गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो लोग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जो उनका 2 वक्त का खाना था उसके बजाय शायद 1 वक्त के खाने पे आ गए हैं। मगर जो है हमारे यहाँ क्योंकि चैरिटी का एक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, तो इस वजह से जो है वो फिर भी कदरे बेहतर है। मगर अगर हकीकत में देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट बहुत बहुत बुरा है, अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। प्राइवेट सेक्टर होता है उसकी लिमिटेशन होती है जी। जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, वो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट उन जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाई जी। 75 साल में पाकिस्तान के जो गुजर चुके हैं, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हमारा जो अलमिया रहा है वो यही रहा है कि इसी गवर्नमेंट ने इस बात को ओन नहीं किया कि फॉर एग्जाम्पल जो इदारे जो हैं, जब उनको पता है कि गवर्नमेंट के अंडर रहते हुए वो इदारे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो प्राइवेटाइज टाइम से हो जाते हैं। वो अच्छे टाइम पे प्राइवेटाइज होते हैं, उस वक्त प्राइवेटाइज होते हैं जब वो अच्छे चल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल स्टील मिल को ले लें या ये को ले लें। अब वो चीजें जब बर्बाद हो गई, जब इस हालत में आ गई, तो अब कुछ फैसले शायद कुछ मुतवक्के हैं, क्या होता है कुछ कह नहीं सकते। अभी कतर हम सुन रहे हैं कि PIA जो है वो कतर ले लेगा, रोजोवेल्ट होटल है जो कि न्यूयॉर्क ले लेगा। तो ये चीजें स्टेबिलिटी नहीं आएगी, फैसले करने होंगे और सख्त फैसले लेने की जरूरत है, और मुल्क जो है एक पटरी पे चढ़ाना होगा। और ये नेचुरल ग्रोथ है जिस पे चीजें चल रही हैं। ठीक है। लोग जो है पाकिस्तान में काम करना आसान नहीं है। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर कोई काम कर रहा है और वो कोई भी ग्रोथ कर रहा है या इंडस्ट्री में एडिशन कर रहा है, तो ये बहुत डिफिकल्टी के साथ कर रहा है। इतना सिंपल नहीं, 15% आपने बैंक को देना है किसी भी, अगर आप पैसा लेते हैं। और इतना पैसा तो किसी के पास नहीं है ना कि आपने बिलियंस
ऑफ रुपीज की एक इंडस्ट्री होती है। आप एक बंदा जो है वो इतने पैसे कहाँ से लेके आएगा? तो थ्रू आप जाते हैं 15% जब आप बैंक को देते हैं तो नेचुरली आप तरक्की नहीं कर सकते। जी, आप सही कह रहे हैं और होपफुली इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। अगली चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मीज़ान ग्रुप के जो एड्स होते हैं वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं, और स्पेशली जब हर चीज उसमें अच्छी लगती है, मैं कहूँगा सबसे फेमस तो वो ही रहा है। तो इन एड्स के पीछे कौन सी टीम है जो इतना अमेजिंग काम करती है? जी, मैं इसका क्रेडिट मेरे भाई हैं मियां नबी, वो हमारी जो है सेल्स मार्केटिंग और पूरे जो हमारा ग्रुप है उसके बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो देखते हैं, जिसमें जो है वो कहूँगा कि स्पेशली जो एडवर्टाइजमेंट साइड है, मार्केटिंग है, तो वो उसको हेड करते हैं। माशाल्लाह चीज़ें आपने देखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग सराहते हैं माशाल्लाह, तो हमें खुशी होती है, वी फील प्राउड के अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अच्छी क्वालिटी के साथ काम हो रहा है। तो और अच्छी टीम है माशाल्लाह हमारे साथ, अच्छे लोग मुंसलिक है, हमारी मार्केटिंग टीम स्ट्रांग है, अच्छे लोग हैं हमारे साथ, तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स ग्रेट। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने जब मीज़ान ग्रुप को हेड करना शुरू किया, आप उस टाइम पे रिलेटिवली यंग थे, तो और आपने काफ़ी टाइम से इसे लीड किया है, तो आपके ख्याल में कौन सी 3 क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो हर लीडर में होना ज़रूरी हैं उनके सक्सेसफुल होने के लिए? जी, मैं अक्सर गौर करता हूँ, तो 3 चीज़ें जो है वो जो मुझे अपनी नज़र आती हैं कि अगर मैं उनके अंदर अगर मेहनत बढ़ाऊँ तो और बेहतर हो सकता है, और किसी कोई भी इस पे करे तो जो एक मेहनत है, जो हार्ड वर्क है, वो आपके हाथ में है, यानी जो मेहनत आप करते हैं वो मेहनत का कोई नेमल बदल नहीं है जी। दूसरी चीज ये है कि आपकी नीयत, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो फिर जो है आपकी चीजें जो है वो डायरेक्शन में जाएंगी, और वो चीजें इंशाल्लाह, मुश्किलात जरूर आती हैं मगर मेहनत नंबर 1, नंबर 2 नीयत, और तीसरा जो है वो किसी के लिए भी बहुत जरूरी होता है कि वो उसको फाइनेंशियल मसल उसके हाथ में हो। तो ये 3 चीजें मैं समझता हूँ, और अगर किसी के पास ये 3 चीजें हैं तो इन तीनों चीजों के अंदर अगर कोई भी मेहनत कर रहा है, और फिर एक फैक्टर मैं ये कहता हूँ, वो फैक्टर हमारे बस में नहीं है, वो फैक्टर तकदीर का है। अगर तकदीर आपको जो है वो सपोर्ट करती है जी, तो फिर तो आप किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, और अगर आपकी तकदीर में नहीं है तो आप इन 3 के अलावा भी कुछ और भी लें तो वो आपके किसी काम नहीं आएगा। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच जुल्फिकार अंकल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड so thank you very much once again, and on that note, this is Ilyan Al Kareem signing off.